आदिवासी लेखकों द्वारा आदिवासी जीवन पर केंद्रित उपन्यासों पर भारत के आदिवासी अंचल हिंदी बेल्ट में बहुत कम है, जिनमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तरांचल का ले लो, हिमाचल का ले लो, झारखंड का ले लो, उड़ीसा का ले लो, बिहार का ले लो। लेकिन ज़्यादातर जो आदिम समुदाय है हिंदुस्तान के, वे गैर हिंदी इलाकों में हैं। इसलिए उनका सारा जो लिपिबद्ध साहित्य हमको मिलेगा वो दीगर भाषाओं में मिलेगा, आंचलिक भाषाओं में मिलेगा, आदिम समुदायों की अपनी अपनी विशिष्ट भाषाओं में मिलेगा। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो सीधा सीधा हिंदी में लिखा गया उसी को हम आदिवासी साहित्य कहें। बात कर रहा हूं आज आदिवासी लेखकों द्वारा आदिवासी जीवन पर केंद्रित उपन्यासों पर। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जब हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है कि जो आदिवासी समाज के जीवन के विभिन्न पक्षों को केंद्र में रख के जो कुछ साहित्यिक सर्जना की जा रही है किन्हीं भी विधाओं में, उसका विषय वस्तु आदिवासी जीवन हो। और आदिवासी जीवन से तात्पर्य केवल मनुष्यों का जीवन नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो समझ है, जो दर्शन है, जो एक तरह का एक मनोविज्ञान है, उसमें मनुष्य से इतर प्राणी जगत भी आएगा और प्रकृति तत्व भी आते हैं। इसलिए जब आदिवासी उपन्यासों की बात की जाती है तो हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं, क्योंकि उपन्यास उसकी एक विधा है। और जब आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो हम आदिवासी समाज की बात करते हैं। इसलिए पहले संक्षेप में ये समझ लें कि आदिवासी समाज है क्या, आदिवासी आखिर है कौन। पहले ये समझना चाहिए कि विश्व की संपूर्ण मानवता आदिम युग में, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिमिटिव एज कहते हैं, उसमें आदिमता का ही जीवन जिया करती थी, जो आखेट और वनोपज पर आधारित जीवन यापन था। इसलिए जब आदिवासी समाज की बात, भारतीय समाज के परिदृश्य को देखा जाए तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आज भी उस आदिमता का जीवन शैली अपनाए हुए हैं, जो अभी भी पूरी तरह कृषि युग में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, औद्योगिकरण से उनका वास्ता नहीं के बराबर है, ग्लोबलाइज्ड जो विकास की अवधारणा है उससे नहीं जुड़े हैं, आधुनिक लोकतंत्र से नहीं जुड़े हैं, ऐसे समुदायों को हम आदिम समुदायों के रूप में चिन्हित करते हैं। जब हम यह देखते हैं कि आदिम समुदाय कौन कौन से, तो हमारा ध्यान एकदम जाता है भारतीय संविधान की सूची में जिन समुदायों को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा हुआ है, उन्हें हम प्राय आदिम समुदाय या आदिवासी समाज मानते हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि एंथ्रोपोलॉजिकली, मानव विज्ञान की दृष्टि से जो आदिम समुदाय भारतीय संविधान की सूची में शामिल कर लिए गए हैं, वे तो आदिम समुदाय है ही, और उनकी कुल संख्या
583 है अगर आप अल्फाबेटिकली उनको गिनेंगे। चूंकि एक समुदाय किसी राज्य में है, किसी में नहीं है, किसी जिले में है, किसी जिले में नहीं है, किसी तालुका या तहसील में है और जगह नहीं है, इसलिए हमें अल्फाबेटिकली ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से समुदाय भारत के किसी भी हिस्से में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखे हुए हैं। तो वे टोटल 583 होते हैं। हमने जो अध्ययन किया एंथ्रोपोलॉजिकली, उसके तहत टोटल आदिम समुदाय 1048 होते हैं। इन सभी को हम आदिम समुदाय मानते हुए आदिम समाज कहेंगे। अब तनिक सी बात ये की जाए कि आदिवासी साहित्य किसे कहें। तो आदिवासी साहित्य में एक तो आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपरा है, जो मुख्य रूप से आदिवासियों का सामूहिक सृजन है, जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी रचना किस व्यक्ति ने रची, क्योंकि वह सारा सामूहिक सृजन कर्म है जो नया जुड़ता गया, कुछ पुराना छूटता गया, वो समृद्ध होता गया और एक मौखिक परंपरा आगे बढ़ती रही। उसमें गत्यात्मकता है और वो अग्रसर होती चली जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो मौखिक साहित्य उसका संकलन हो गया या दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया। अनुवाद कोई भी कर सकता है, वो जन्मना आदिवासी हो ना हो, संकलन कोई भी कर सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आदिवासी ही हो। तो ये एक दूसरी श्रेणी आदिवासी साहित्य की वो है जो मौखिक परंपरा का संकलन हुआ है, अनुवाद हुआ है और फिर उसको हमने लिपिबद्ध आकार दे दिया। एक तीसरा जिसकी प्राय बात की जाती है वो है सीधा सीधा लिपिबद्ध साहित्य। वो लिपिबद्ध साहित्य हिंदी में हो सकता है, दीगर भाषा में हो सकता है। और यहाँ ये बात हमको माननी चाहिए, जाननी चाहिए कि भारत के आदिवासी अंचल हिंदी बेल्ट में बहुत कम है, जिनमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तरांचल का ले लो, हिमाचल का ले लो, झारखंड का ले लो, उड़ीसा का ले लो, बिहार का ले लो। लेकिन ज़्यादातर जो आदिम समुदाय है हिंदुस्तान के, वे गैर हिंदी इलाकों में हैं। इसलिए उनका सारा जो लिपिबद्ध साहित्य हमको मिलेगा वो दीगर भाषाओं में मिलेगा, आंचलिक भाषाओं में मिलेगा, आदिम समुदायों की अपनी अपनी विशिष्ट भाषाओं में मिलेगा। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो सीधा सीधा हिंदी में लिखा गया उसी को हम आदिवासी साहित्य कहें। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये जो तीसरी श्रेणी की मैंने बात की, वो लिपिबद्ध साहित्य, मेरा ये मानना है कि अगर आधिकारिक अनुभव है तो उस साहित्य को कोई भी लिख सकता है। वहां यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि जन्मना आदिवासी ही उसे लिखे। जब मुझे, अगर मैं बात करूं उपन्यासों की, तो जितना प्रभावशाली उपन्यास मुझे आदिवासी लेखक पीटर पॉल एक्का या मंगल सिंह मुंडा, इनके यहां मिलेगा, उससे कम गैर आदिवासी लेखक संजीव की उपन्यासों में भी नहीं है। मतलब कम नहीं है, वो भी उसके बराबर या उससे अधिक या उसकी कोई तुलना वैसे की नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप संजीव के उपन्यासों को आप उनकी बात करने से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए पहली श्रेणी मौखिक साहित्य की लंबी परंपरा जिसके रचयिता केवल आदिवासी हैं जन्मना।
दूसरी श्रेणी मौखिक साहित्य का अनुवाद और संकलन, ये कोई भी कर सकता है, आदिवासी हो गैर आदिवासी हो। तीसरी लिपिबद्ध साहित्य कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि उसका निकट का अनुभव, आधिकारिक अनुभव, आदिवासी जीवन की जान पहचान ज्ञान ये अगर उसके पास है तो। ये अलग बात है कि जब आप कंपेयर करेंगे आदिवासी और गैर आदिवासी के लेखन को, तो कहाँ कितना आपको फर्क दिखाई दे रहा है, ये एक आलोचना कर्म या परख का क्षेत्र का मामला है, इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा, अगर कोई गैर आदिवासी लेखक आदिवासी समाज के महान क्रांति पुरुष टंट्या मामा या टंट्या भील पर उपन्यास लिखता है और उस उपन्यास में यह लिख देता है कि नायक टंट्या का बाप जब टंट्या की मां को शराब पीकर पीटता था तो टंट्या की मां को आनंद की अनुभूति होती थी। अगर ये वाक्य उस उपन्यास में मिलता है तो हमें इसका घोर ऐतराज है, चूंकि मानव स्वभाव के हिसाब से देखा जाए, मनोदशा के हिसाब से देखा जाए, तो कोई भी आदमी अगर दूसरे आदमी को कष्ट पहुंचाता है, उत्पीड़न देता है, तो कम से कम उत्पीड़ित होने वाले आदमी को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए इस तरह का जो लेखन है वो आदिवासी साहित्य में नहीं माना जाएगा। एक बात और, यह भी संभव है कोई जन्मना आदिवासी है लेकिन उसके संस्कार या परिवेश या जीवन गैर आदिवासी किस्म का है और उसमें वो आदिवासियत नहीं है, इसलिए वो अगर इंटरनेट से ये जानकारी प्राप्त करता है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, जैसे ही आप टंट्या मामा ढूंढेंगे तो वहां बैंडिट टंट्या मामा, डाकू टंट्या मामा, उपद्रवी टंट्या मामा, उपलवी टंट्या मामा, इस तरह के संज्ञाएं हमको मिलती है। तो अगर ऐसा कोई आदिवासी रचनाकार इस तरह चित्रित करेगा टंट्या मामा को, उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक उदाहरण और भी हो सकते हैं, तो उसे हम आदिवासी साहित्य में नहीं मानेंगे। अब हम सीधे सीधे आदिवासी रचनाकारों द्वारा आदिवासी जीवन पर लिखे गए उपन्यासों की चर्चा आरंभ करते हैं। अब तक की जानकारी के हिसाब से मुंडारी भाषा में लिखा हुआ और आदिवासी जीवन पर केंद्रित सबसे पहला उपन्यास मथुराएकानी, मुंडारी में इसका अर्थ होगा, हिंदी में इसका अर्थ होगा मथुरा की कहानी। ये 100 वर्ष पहले करीब लिखा गया उपन्यास है, 5 खंडों में है, मुंडारी भाषा में है, मुंडाओं की में, मुंडा जनजाति के जीवन पर आधारित है। इसके केवल 5वें भाग का अनुवाद हुआ है अभी तक, बाकी 4 भागों का अनुवाद नहीं हुआ। जो 5वें भाग का अनुवाद किया है वो है, उसका शीर्षक चलो चाय बागान है और ये कथाकार मैनेस ओडेया के बेटे द्वारा ही किया गया। चूंकि दिक्कत ये कि 100 साल पहले की मुंडा भाषा के जानकार विद्वान आज नहीं के बराबर है, उस भाषा को यों का यों समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए बाकी शेष 4 भागों का अनुवाद नहीं हो पा रहा है। इस उपन्यास में ये देखो एक वैश्विक दृष्टि लेके कैसे चलता है। लिखा है मुंडारी भाषा में, केंद्र में है मुंडा आदिम समुदाय, लिखा है 100 साल पुराना, लेकिन इसमें एक जिक्र आता है, एक पात्र है, जाति का नाई है, हड्डू नाम का,
वो कहता है नायक मथुरा को कि कचहरी तो अंधेरा घर ही है, हाकिम कुछ नहीं जानता कि जमीन किसकी है, गवाह जिधर ले जाएगा वह उधर चला जाएगा, जमीन का विवाद है। और एक नाई पात्र ये कह रहा है कि कचहरी तो अंधेरा ही घर है। आज भी हम देखते हैं न्याय व्यवस्था का जो लोगो है वो एक महिला की आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। और बिल्कुल ये जो वाक्य है ये तो मथुरा की कहानी उपन्यास में 100 साल पहले इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तब की ब्रितानी हुकूमत की कोर्ट कचहरी और आज की न्याय प्रणाली पर लागू होता है कि अदालतें अंधी होती है, अदालत का हाकिम अंधा होता है, वह जमीनी हकीकत को नहीं जानता, वह वही करेगा जो उसके समक्ष प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, गवाह प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए आदिवासी समाज अभी भी परंपरागत पंचायत में विश्वास करता है, क्योंकि वो लोग वहीं के हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने सच्चाई आने की पूरी संभावना रहती है। ये एक संदर्भ। दूसरा एक संदर्भ आता है इस कृति में, बाजार का विरोध ये कहकर दर्शाया गया है, एक सेंटेंस है कि बाजार बाहरी लोगों यानी कि शोषणकर्ता जिनको दिकू कहते हैं, बाजार बाहरी लोगों का अड्डा होता है। अब इसमें देखिए आज के पूंजीवादी युग में बाजार का मतलब एक उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देने की एक संस्था, जिसका आदिवासी ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी बाजार एक खुली लूट शोषण के भंवरजाल में फंसाता है। इसलिए ये बाजार का जो अवधारणा है ये पूंजीवादी समाज का एक टूल है, एक उपकरण है जो आम आदमी के पक्ष में नहीं है। इसमें जो भी मुनाफा होगा, मनुष्य को किस तरह एक व्यक्ति को वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाजार में आप ना जाएंगे तो भी बाजार आपके घर में आ रहा है, वो थ्रू वेव्स आ रहा है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आपके इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, आपके टीवी पे आ रहा है, आपके मोबाइल पे आ रहा है। तो ये एक जो बाजार का भंवर जाल है, ये बात 100 साल पहले इस उपन्यास में परिलक्षित की जा चुकी है कि बाजार शोषण का अड्डा है। मुझे याद आ रहे हैं हमारे हिंदी के प्रख्यात कवि राजेश जोशी और उनकी पुस्तक किस्सा कोताह का यह वाक्य। वे लिखते हैं, बाजार के पागलपन ने असल पागलों की सारी जगहों को हथिया लिया है। यह पागलपन उस पागलपन से ज्यादा खतरनाक है। ये बात राजेश जोशी अब कह रहे हैं, 100 साल पहले वो बाजार किस तरह शोषण का खुला अड्डा है आम आदमी के लिए, आदिवासी के लिए, ये बात मथुरा की कहानी मुंडा भाषा के उपन्यास में 100 साल पहले कह दी गई है। इससे हम अब तक की जानकारी हिसाब से आदिवासी जीवन पर केंद्रित पहला आदिवासी लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास मानते हैं। अब हम बात करते हैं दीगर उपन्यासों की, जिसमें हम पूर्वोत्तर से शुरू करें। असमिया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं येशे दोरजी थोंगची। इनके कई उपन्यास हैं, उनमें से एक शव कटा मानु है, मतलब शव काटने वाला आदमी। इसमें वह एक प्रथा है जिसमें बुजुर्ग कोई मरता है, उसकी मौत पर उसके शव के 108 टुकड़े में उसको विभाजित करके और नदी में बहा दिया जाता है। और इसके लिए वो शव काटने वाला एक एक एक, एक परंपरागत एक कोई परिवार या कोई कुल या कोई होता है जिसको थाम्पा कहते हैं।
और ये मनपा लोगों में ये प्रथा प्रचलित है। उनका एक दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है सोनाम। सोनाम नायिका है और सोनाम पर एक फिल्म भी बनी है आसामी में। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती भूटान के ब्रोकपा नामक आदिम समुदाय के जीवन के विभिन्न पक्षों को केंद्र में रखकर रचा गया है। और मुझे जो सबसे बड़ी बात ये हिंदी में उपलब्ध है, मैंने इसको हिंदी में ही पढ़ा है, तो ये कहानी एक आदिम समुदायों में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा, एक पत्नी की एक से अधिक पति, तो दो पति उस नायिका सोनाम के होते हैं, जिसमें एक का नाम जांग है, एक का नाम प्रेमा वांगचू। और ये दोनों पतियों के साथ अपने भावनात्मक संबंध, अपने पारिवारिक प्रबंधन बिना किसी अंतर्द्वंद के ये उसका एक संतोषप्रद समाधान करने की दशा में बन जाती है। ये उस बात का उसको इसमें रेखांकित किया जाना चाहिए। खड़िया व हिंदी में एक साथ एक उपन्यास आया है सोरेन खोड़ी, यानी वीरेंद्र कुल्लू का है, और इसमें खड़िया संस्कृति को केंद्र में रखते हुए रोजगार की तलाश में जो आदिवासी महिलाएं बाहर जाती है उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। एक वहां से हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। लक्ष्मण गायकवाड़ बड़ा नाम है और उन्होंने मराठी भाषा में लिखे हैं अपने सारी रचनाएं, सारी कृतियां। उनका एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसका शीर्षक उचल्या है मराठी में, और हिंदी में उसको उठाई गिर, मतलब चोर उचुका टाइप का, तो उठाई गिर नाम से है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके दूसरे उपन्यास भी है दुभंग, पत्थर कटुआ, वकील पारधी। मैं यहाँ एक बात पर जोर देना चाहूँगा कि लक्ष्मण गायकवाड़ पारधी नामक आदिम समुदाय को बिलोंग करते हैं। पारधी आदिम समुदाय हमारे DNT कैटेगरी में है, जिन्हें हम अपरिगणित आदिम जनजातियां कहते हैं। अपरिगणित आदिम समुदायों में वे समुदाय हैं जिनको अंग्रेजों के जमाने में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया था 1871 में, और उसमें केवल ये जिनको आज हम DNT कहते हैं, अपरिगणित आदिम समुदाय कहते हैं, या संविधान में जिनको अपरिगणित जनजातियां कहा गया है, ये सारे के सारे वो आदिम समुदाय थे DNT सहित अन्य आदिवासी जो ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वो अंग्रेजों के काबू में नहीं आ रहे थे। तो उन प्रतिरोध संघर्ष को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कई हथकंडे अपनाए थे, और उनके साथ में गठजोड़ी सत्ता सामंतवादी ताकतों की थी। और जब ये 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया था, जिसे विभिन्न चरणों में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, 100 तरह की पाबंदियां थी उसमें। थानों में हाजिरी देना, कहीं भी यहाँ से वहाँ जाएंगे तो सूचना देना, उनको कभी भी पुलिस पकड़ के ले आएगी, तंग करेगी, बहन बेटी के साथ में बदसलूकी की जाएगी। तो ये जो आदिवासी संघर्ष जिनका कि लंबा सिलसिला रहा है, जिस दिन से अंग्रेजों ने भारत की भूमि पर कदम रखा, करीब करीब उसी वक्त से आदिवासी संघर्ष विदेशी हुकूमत के खिलाफ शुरू हो गए थे, और जो ठेठ हिंदुस्तान आज़ाद होता है तब तक चले। ध्यान देने वाली बात यह है, परेशान करने वाली बात यह है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को
1947 के भी 5 वर्ष बाद अर्थात 1952 में ख़त्म किया गया और उसकी जगह हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट अभ्यस्त अपराधी अधिनियम लागू किया, जो किसी जाति या समुदाय पर आधारित न होकर व्यक्ति विशेष पर था कि कोई व्यक्ति अभ्यस्त है तो उसके खिलाफ विशेष कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पहले ये कार्रवाई समुदाय के स्तर पर की जाती थी, समुदाय को ही क्रिमिनल मान लिया जाता था। तो ये परेशान करने वाली बात इसलिए है कि भारत की आज़ादी 1947 में होती है, लेकिन जो आदिम समुदाय क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में थे उनका मुक्ति 1952 में होती है, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाकर हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया जाता है, जो आज भी बरकरार है। इसलिए लक्ष्मण गायकवाड़ का कथा साहित्य, उसके उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हम केरला के जिनको केरला के प्रथम आदिवासी कथाकार कहते हैं और दक्षिण के एक बहुत सशक्त कथाकार माने जाते हैं, नारायण उनका नाम है। और नारायण मलय आर्यन आर्य से कंफ्यूज नहीं करने का, मलय आर्यन समुदाय से हैं। उनका कुच्चारेट्टी शीर्षक से मलयालम में उपन्यास है और इसको केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसका हिंदी अनुवाद पहाड़िन के नाम से किया गया है, जिसमें नायक नायिका प्रेम विवाह करते हैं। जंगल में आग फैलती है, सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इस दंपत्ति का पुत्र की मृत्यु भी उसमें हो जाती है। यह दंपत्ति घोर गरीबी में फंस जाता है। फिर एक तरफ सूखा पड़ता है, दूसरे मौसम में मूसलाधार बारिश होती है और दोनों की भी मार ऊपर से पड़ती है। और फिर दरिद्रता के भंवर जाल में फंसा हुआ यह दंपत्ति ऊपर से सूदखोर जमींदार और व्यापारियों के शोषण का शिकार होता है, और जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि इस दंपत्ति ने ही इस जो आदिम समुदाय है मलय आर्यन, इनकी कृषि भूमि को हड़प लिया जाता है और ये फिर कहीं के भी नहीं रहते, अपनी भूमि से विस्थापित हो जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। फिर इस दंपत्ति की एक लड़की है पार्वती नाम, वो पढ़ लिख करके और एक नौकरी करने लग जाती है। फिर वहाँ ये बीमार होता है नायक, और बीमार होने वाला जो नायक है कोच्चुरमन, इसका इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इसका ऑपरेशन की तारीख तय कर दी जाती है, लेकिन एक दिन पहले ये आधुनिक जो स्वास्थ्य और उपचार पद्धति है उपचार की, उससे झिझक जाता है, भयभीत हो जाता है, वहाँ से ये भाग जाता है। ये सारी चीज को केंद्र में रखते हुए मलय आर्यन समुदाय के जनजीवन को इस उपन्यास में बहुत ही बढ़िया तरीके से अभिव्यक्ति दी गई है। और ये उस समुदाय मलय आर्यन समुदाय के 20वीं सदी के खास करके पूर्वार्ध के इतिहास, परंपरा और उनके श्रम साध्य जीवन है, उसका प्रभावशाली चित्रण इस कृति में हमको दिखाई देता है। हम जब हिंदी में लिखे उपन्यासों की बात करते हैं तो पीटर पाल एक का बड़ा नाम हमारे सामने आता है। उनके 4 उपन्यास हैं, जंगल के गीत, पलाश के फूल, सोन पहाड़ी और मौन घाटी, और सभी में मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समाज की समस्याओं को देखने की कोशिश की गई है। पलायन, विस्थापन, खत्म होते जंगल, अस्तित्व से जूझते आदिवासियों की पीड़ा, इन सभी को उनमें दर्शाया गया है।
जंगल की गीत की कथा वस्तु में खास करके एक प्रेमी युगल की कहानी चलती है, लेकिन आंचलिक भूदृश्य, प्रकृति, आदिवासी संस्कृति के अनेक प्रसंग यहाँ उपस्थित होते हैं। इसमें आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी ऐतिहासिक नायक बिरसा मुंडा के ऊल गुलान, जो उनके संघर्ष है, उनकी क्रांति, ऊल गुलान कहते हैं मुंडा भाषा में, ऊल गुलान पर भी प्रकाश डाला गया है। आदिवासी समाज की सबसे जो बड़ी समस्या है वह है आधुनिक विकास के दुष्परिणाम, और इस आधुनिक विकास उनके लिए एक विनाश बन के सामने आता है, क्योंकि उससे विस्थापन होता है, उनकी जगह छूटती है। इस त्रासदी को सोनचिड़ी नामक उपन्यास में एक्का जी ने अभिव्यक्ति दी है। इसमें एक सेंटेंस आता है, वे भूखों मर जाएंगे पर काम नहीं करेंगे, गांव घर खेत छिन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डैम तो बन जाएगा पर हमारा तुम्हारा क्या होगा, झूठे पत्तल सा फेंक दिए जाएंगे। एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना पे काम चलता है, जिसमें आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं, वे वहीं मजदूरी करते हैं, और उस त्रासदी का इसमें विवरण है, जो अंततः जो किसी जमीन के मालिक थे, जिस इलाके में जिनकी चलती थी, जिनकी संस्कृति फलती फूलती थी, जो एक स्वायत्तता का, एक स्वाभिमान का जीवन जिया करते थे, उन आदिम समुदाय के साथ विकास कौन कौन से पीड़ा लेके आता है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। मौन घाटी उपन्यास में जो खनन के माध्यम से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, प्राकृतिक संपदा का दोहन किया जा रहा है, उसको केंद्र में रख के और एक विषय वस्तु बनाया गया है। पलाश के फूल में भी अंततः आदिवासियों को कितने भी सब्ज बाग दिखाए जाए, लेकिन ये विकास, ये लोकतंत्र उनके लिए अंततः निराशा ही हाथ में देता है। इस विषय बिंदु को पलाश के फूल में उठाया गया है। आदिवासी संघर्ष श्रृंखला खास करके ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बहुत लंबी चली है, उसको लेकर के मैंने कोशिश की, मेरा एक उपन्यास से जुड़ी तपे तीर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। मैं उस पर प्रोफेसर नवल किशोर शर्मा जी ने जो समीक्षा लिखी थी, लंबी छपी थी, मैं उसका एक वाक्य उद्धृत करना चाहूँगा यहाँ पे। कोट, आदिवासी विद्रोह की यह सत्य कथा अधीनस्थ सबाल्टर्न वर्ग के उपनिवेशवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष में राजस्थान के मेवाड़ अंचल के आदिवासियों द्वारा किया गया एक गौरवमय योगदान है। मंगल सिंह मुंडा ने सीधा हिंदी में लिखा है। छैला संधू उनका एक उपन्यास, उनके और भी उपन्यास है। छैला संधू, छैला कहते हैं एक प्रेमी को, वैसे आशिक को कहते हैं, लेकिन हम इसको एक प्रेमी, क्योंकि आशिक के साथ आवारगी भी जुड़ी हुई रहती है, ऐसा संकेत मिलता है, ऐसी ध्वनि होती है, इसलिए छैला संधू में एक प्रेम कथा है जो 3 खंडों में है। बाल लीला एक खंड है, प्रेम लीला एक खंड है और मृत्यु लीला तीसरा खंड है। इस उपन्यास में वह प्रेम तत्व कूट कूट कर भरा हुआ है जो आदिवासी समुदाय का एक विलक्षण, एक विशिष्टता रही है। आदिवासी अगर किसी को अपनाता है तो खूब प्रेम करता है, अन्यथा प्रथम दृष्टया वह बाहरी लोगों से झिझकता है। इस कृति का नायक छैला संधू है, उसकी प्रेमिका बूंदी है। छैला संधू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक गहरे और
चौड़े प्रपात को लांग कर जाता है और वह बांदुलता नाम की एक बेल है, बांदू नाम की बांदुलता जिसको कहते हैं, उस पर झूल के वो प्रपात को पार करता है और पार करने के दौरान वे बेल से उसके हाथ छूट जाते हैं और प्रपात में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ इस उपन्यास का समापन हो जाता है। वाल्टर भेंगरा तरुण नाम से लिखते हैं, उनका लौटते हुए उपन्यास है। उसमें झारखंड राज्य की उन महिलाओं का मार्मिक चित्रण है, त्रासद चित्रण है, जो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों, महानगरों में जाती हैं, उनका पलायन होता है और वहाँ जा कर के वो रात दिन मेहनत करती हैं, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन भांडे साफ करती है, मध्यम वर्ग के खास करके परिवार के बच्चों को संभालती है, लेकिन उनके साथ बहुआयामी शोषण होता है। किस तरह उनको घर की याद आती है, पेट भरने के लिए बाहर रहना उनकी त्रासदी है। इन सारे सवालों को इस उपन्यास में उठाया गया है। ताजा उपन्यास जो अभी 2019 में छपा है, अरुणाचल प्रदेश की जोराम नाबाम यालाम प्रोफेसर हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनका जंगली फूल नाम से है, जो वो निशी समुदाय से हैं और वहाँ एक मिथकीय पात्र है, उनका पुरखा ताना, उसको लेकर के और ये कहानी रची गई है। और जितने भी उस पुरखा के बारे में, इस उपन्यास के नायक के बारे में जितनी भ्रांत धारणाएं लोक में प्रचलित रही हैं, उन सब का पुनर्व्याख्या करते हुए, उन भ्रांत धारणाओं को ध्वस्त करते हुए उस नायक का, उस ऐतिहासिक पात्र का एक सही रूप चित्रित करने की कोशिश इसमें की गई है, जो आदिवासियों की अस्मिता, उनका स्वाभिमान से सीधा सीधा जुड़ता है। प्रख्यात चिंतक और आदिवासी समाज का बहुत ही गहन अनुभव रखने वाले प्रोफेसर वीर भारत तलवार का मानना है कि खुद एक निशी लेखिका द्वारा अपने निशी समाज का प्रामाणिक चित्रण और उसके सामाजिक रूपांतरण का क्रांतिकारी आह्वान जनजातियों में लिखे जा रहे साहित्य में इसे, अर्थात जंगली फूल को एक दुर्लभ कृति बनाता है। उपन्यासों का मैंने ये चुनिंदा उपन्यास लिए हैं जो पूर्वोत्तर से लेके मध्य भारत से लेके महाराष्ट्र होते हुए केरल तक पहुंचते हैं। उपन्यास और भी हैं जो आंचलिक भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में लिखे गए हैं। उनमें से अधिकांश की जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने जिन चयनित कृतियों को शामिल किया है उस पर मेरी ये कोशिश रही है कि पूरा एक आदिवासी समाज का एक राष्ट्रीय परिदृश्य और आदिवासी समाज आज जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है या उसका ऐतिहासिक, मिथकीय, बाहरी शोषकों के खिलाफ एक प्रतिरोध, संघर्ष, बलिदान की जो एक परंपरा है, औपनिवेशिक काल से लेकर के वर्तमान सत्ता व्यवस्था तक जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक प्रथा परंपराएं हैं, जीवन शैली है, प्राकृतिक तत्वों के प्रति उनका जो स्नेह भाव है, आत्मीय भाव है, वह है, प्रेम है, आदिम समाज का एक खास तत्व गीत संगीत है, बाजारवाद की खिलाफत है, विकास, विस्थापन, पलायन की त्रासदी है,
आदिवासी समाज का बहुआयामी शोषण है, वह अभी भी आधुनिक लोकतंत्र और विकास से नहीं जुड़ रहा है। नहीं जुड़ने की बहुत सारी वजह हैं। हम इसे सतही तौर पे ये नहीं कह सकते कि वे जुड़ना नहीं चाहते हैं, जब तक हम उनकी मनोदशा को, उनके मनोविज्ञान को, उनकी सांस्कृतिक परंपरा को, उनकी दार्शनिक समझ को, उनके अतीत को, परंपरा को, इतिहास को नहीं समझेंगे, तब तक हम आदिवासी समाज को कोई भी उपन्यासिक कृति या साहित्य के माध्यम से समझना मुश्किल होगा। इन कृतियों में ये कोशिश की गई है कि आदिवासी जीवन के बहुआयामी जो पक्ष हैं उनको इनमें अभिव्यक्ति दी जाए और उनका जो एक यथार्थ चित्रण है वह हमारे सामने आ जाए। तो उपन्यासों की जो कथा वस्तु है उसमें, इन उपन्यासों में जो प्रतिनिधि उपन्यास कह सकते हैं, इनमें आदिवासी जीवन के बहुत सारे पक्षों को लिया गया है। बहुत सारे पक्ष रह भी गए होंगे जिन पे हमें आगे चर्चा करनी है। मैं अंत में उपन्यासों की परख या आदिवासी साहित्य की परख या नए जो विमर्श है, चाहे वो स्त्री चेतना है, दलित स्वर है या आदिवासी आवाज़ है, अगर उसकी परख की बात करें, आलोचना की बात करें, समीक्षा की बात करें, सौंदर्य शास्त्र की बात करें, आकलन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नए विमर्शों को समझने के लिए और खासकर आदिवासी साहित्य को समझने के लिए, आदिवासी कथा साहित्य को समझने के लिए, ये जो सत्र में हमने जिस विषय को रखा, आदिवासी जीवन पर लिखे गए उपन्यासों को समझने के लिए हमें प्रस्थापित परंपरागत आलोचना के जो प्रतिमान हैं उनमें बदलाव करना होगा और नए प्रतिमानों की आवश्यकता इसमें रहेगी। मैं यहाँ जापानी कविता के प्रेरणा पुरुष इशिकावा ताकुबोको का एक वाक्य बोल रहा हूँ। शिल्प और भाषा वस्तु और जीवन दृष्टि के अनुरूप बदलते चलते हैं, उन्हें अलग से बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल हमें इस बदलाव को समझने की आवश्यकता होती है और मुझे मुक्तिबोध को हालांकि हम एक कवि के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनका जो आलोचक है वो बहुत शक्तिशाली है। मैं जितना उनकी कविता से प्रभावित हूँ उतना ही उनके गद्य से और खासकर उनके आलोचना की जो दृष्टि है उनकी, उससे नए विमर्शों को समझने के लिए मुक्तिबोध का यह जो लेखन का अंश है ये मैं पढ़ रहा हूँ। उनका कथन है कि अभिव्यक्ति की प्रणाली बदलते ही आलोचकों की नाड़ी छूटने लगती है। मुझे इस बात का गहरा संदेह है कि इसका कारण यांत्रिक बुद्धि है। अपनी अपनी थियरीज और सिद्धांतों के कटघरे में किसी नई प्रवृत्ति को नहीं फंसते देखकर उस नई प्रवृत्ति को ही निंदित किया गया, ना कि उन सिद्धांतों को बदला गया अथवा उन सिद्धांतों के संबंध में अब तक उनकी अपनी जो समझ थी उसमें परिवर्तन किया गया। उन्हें अपने अपने बौद्धिक मानसिक ढांचों की ज्यादा फिक्र थी, किसी नई प्रवृत्ति के जीवंत तथ्यों की नहीं। ये मुक्तिबोध कहते हैं और ये हमें समझना चाहिए कि जो थियरीज बना लिए, जो शास्त्र गढ़ लिए, जो प्रतिमान तय कर दिए गए, वो नए विमर्शों की परख के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आदिवासी साहित्य को समझने के लिए आलोचना के नए प्रतिमान गढ़ने होंगे, नया सौंदर्य बोध विकसित करना होगा, रचनाशीलता की गहराई में उतरने के लिए नई दृष्टि अपनानी होगी। जो आदिवासी को देखने का नजरिया है अब तक रहा है, एक रहा है कि
दे आर वाइल्ड सैवेज, अर्थात ये जंगली बर्बर हैं। यह ब्रितानी हुकूमत के द्वारा प्रस्थापित नजरिया नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब से आदि नायकों को राक्षस, असुर, दैत्य, दानव वगैरह वगैरह कहना शुरू किया। या ब्रितानी हुकूमत के दौरान उन्हें आपराधिक समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया या कहा गया, ब्रांडेड किया गया। या फिर दूसरा नजरिया है कि आदिवासी समाज को बाहरी लोगों ने एक रोमांटिक नजरिए से देखा। सारी फिल्में ऐसी है, मीडिया में यही दिखाया जाता है, आदिवासी समृद्ध प्रकृति की गोद में आदिवासी मस्ती से नाचता और गाता रहता है। यह बात सही है ऐसा कहना, लेकिन ये नाचना और गाना उसका नैसर्गिक स्वभाव है, उसके जीन्स में है, उसके ब्लड में है। तो बहुत खराब है, रोने धोने की है। इसलिए इस नाचने, गाना और मस्ती के भीतर भी जाके देखें कि उसके भीतर दिमाग में कितनी बेचैनी, उसकी आंतें कितनी भूखी हैं, उसके हाथ पैरों में कितने छाले फफोले हैं। उनको जब समझ पाएंगे, जब हम वही जो मैंने शुरू में कहा कि आदिवासी जीवन का हम आधिकारिक निकटता का, गहराई का अनुभव रखें। ये दोनों दृष्टिकोण भ्रामक है, चाहे ये जंगली बर्बर कहें या रोमांटिक नजरिया से देखें, जो हमें सही पिक्चर नहीं दिखाता। आदिवासी समाज को सही रूप में देखने के लिए आपको इन दोनों चश्मा को हटाकर एक और तीसरा सही चश्मा पहनना पड़ेगा। हमने उनके दर्शन, मनोविज्ञान, मिथक, कण चिन्ह, संस्कृति, जीवन प्रणाली, परंपरागत ज्ञान भंडार, प्रकृति प्रेम, पर्यावरणिक चेतना, मानवेतर प्राणी जगत के साथ सह अस्तित्व, जीवन संघर्ष इत्यादि को समझना होगा। तब तक कि इस जीवन की साहित्यिक अभिव्यक्ति संभव हो सकेगी। आप समाज की बात करें, साहित्य की बात करें, आदिवासी समाज से संबंधित किसी अन्य विषय की बात करें, सवाल आदिमता बना आधुनिकता का है। आज हम जिस आधुनिकता का ढोल पीट रहे हैं, विकास का वह मॉडल, विकास का वह ढांचा अंततः सिमट जाता है आर्थिक उन्नति में। और आर्थिक उन्नति का जो बड़ा आधार है वो है प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन, एक तरह से खुली छूट दोहन के लिए खुली लूट दोहन की। और इसका प्रतिरोध आदिवासी करता है, क्योंकि उसने सदियों से इस प्राकृतिक संपदा को कस्टोडियन की हैसियत से, ट्रस्टी की हैसियत से संरक्षित किया है। सामूहिकता का भाव रखते हुए उसने कभी मालिकाना का दावा नहीं किया। अन्यथा तो आज बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति जंगलों में इस प्राकृतिक संपदा को लूट लेने नहीं आते, उससे पहले आदिवासी को उस पर कब्जा हो जाता। इसलिए विकास के जिस ढांचा को लेकर हम चल रहे हैं वह भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, तकनीकी ज्ञान विज्ञान के आधार पर हमें बहुत सारी दूसरी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सवाल उठता है मानवीय मूल्यों का और इंसान की खुशहाली का। आज जब आप ये तुलना करेंगे कि खुशहाल देश कौन है, समृद्ध देश कौन है, तो बात दूर तक जाएगी। आज इस विकास के पूंजीवादी ढांचा को लेके जो प्राकृतिक संसाधनों की दोहन पर आधारित है, इससे भौतिक समृद्धि
की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका सर्वोच्च राष्ट्र नजर आएगा उस ग्राफ में, भौतिक समृद्धि के ग्राफ में। किंतु जब खुशहाली की बात आएगी, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आएगी, प्रसन्नता के ग्राफ को देखा जाएगा, तो एक छोटा सा देश भूटान वो सर्वोपरि हो आता है, जहां 80% जनता कृषि कर्म पर निर्भर है, 90% लोग देहात में रहते हैं, कोई औद्योगिकरण नहीं है, नहीं के बराबर है, तकनीक विकास नहीं के बराबर है, महानगरीकरण नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं है, लेकिन वहाँ प्रदूषण नहीं है, वहाँ अपराध नहीं है, वहाँ लोगों में भाईचारा है, सामूहिकता है, प्रेम मोहब्बत है। अंतर्राष्ट्रीय जो आकलन है उसके आधार पर, हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर खुशहाली में भूटान सर्वोच्च है। और भूटान की सारी जो जीवन पद्धति है वो आदिम दर्शन, आदिम संस्कृति, आदिम समझ पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी समाज पर जब बात की जाएगी, आदिवासी समाज के साहित्य पर जब बात की जाएगी, उपन्यासों पर बात की जाएगी या किसी भी पक्ष की बात की जाएगी, तो देखा ये जाएगा कि जो सवाल आदिमता बनाम आधुनिकता का उठ रहा है, ये दो आधुनिकता हमें देखने को मिल रही है, ये सारी मानवता के लिए, पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए खतरे की तरफ ले जा रही है। इसलिए ये आवाज़ चारों तरफ से उठती जा रही है समझदार लोगों की जुबान से कि वापस प्रकृति की तरफ लौट चलो, प्रकृति की तरफ। प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है आदिमता की समझ रखना। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सुख सुविधाएं ना मिलें, मनुष्य का स्वभाव है भौतिक सुख सुविधाएं लेकिन इन सुविधाओं के साथ, इन विकास की विभिन्न आयामों के साथ, नई नई तकनीकी के साथ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपको जो मूलभूत मानवीय सरोकार है उन पर ध्यान देना होगा। और वो सारे के सारे गुण, चाहे वो प्रकृति प्रेम है, मानवता जीव जगत से प्रेम है, चाहे वो सहकारिता का भाव है, सामूहिकता का भाव है, गलघोटू स्पर्धा नहीं है, निजी संपत्ति की अवधारणा उस रूप में नहीं है जो परेशान करे आदमी को। महात्मा गांधी कहते हैं इस संपूर्ण पृथ्वी में इतनी अकूत क्षमता है कि वह अनंत काल तक समस्त जीव जंतुओं को, मनुष्य नहीं, उनका पेट पालन कर सकती है, लेकिन किसी एक भी लालची मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए आदिमता से आधुनिकता, आधुनिकता से आदिमता की तरफ सोचना चाहिए।